बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जोश सलाम का जवाब का थोड़ा बेहतर था कल से, मुझे दोबारा सलाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एनीवे जी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैरोफियत होंगे। जो ऑनलाइन में बच्चे सुने हैं वो भी बखैरोफियत होंगे। अपनी राय के बारे में ग्रुप में आप बता सकते हैं जी आप बखैरोफियत हैं या नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको समझ भी आ रही होगी। समझ आ रही है? नींद भी नहीं आ रही होगी। अगर कोई बच्चा इसका नींद की हालत में है या नींद से भी बाहर ही नहीं आया, तो उसके लिए गुजारिश ये है कि वो जाके मुंह धो के आ सकता है, क्योंकि फेस शीडिंग मेरे सामने होती है, मुझे पता होता है कौन बच्चा सोया हुआ है। फिर जो बच्चा सोया होता है वो टारगेट हो जाता है और फिर वो पूरी क्लास में 1 घंटा उसको जगाने में ही मेरा लग जाता है। तो अगर किसी को नींद आई है तो जाके मुंह हाथ धो के आ सकता है। नींद तो नहीं आई किसी को? चलें, गुड, माशाल्लाह। हमारी डिस्कशन चल रही थी इंट्रोडक्शन के बारे में। हम कुछ ब्रीफ अपने पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे। हम डायरेक्टली ऑडिट में क्या होता है उसके बारे में एक जनरल ओपिनियन अपनी क्रिएट कर रहे थे। अब ये ऑडिट को हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। ऑडिट पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम 7th या 8th लेक्चर के बाद। 8 लेक्चर बेस हैं, यानी आपको सिर्फ इसके साथ फेमिलियर कराना कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको जब ऑडिट पढ़ें तो फिर किसी जगह पे किसी चीज में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये बेस अच्छी बन जाएगी तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कोई लेक्चर मुश्किल नहीं लगेगा, और अगर बेस नहीं बनेगी तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ऑडिट समझ भी नहीं आएगी। तो ये जो लेक्चर्स हैं, फर्स्ट 10 लेक्चर्स हैं, दीज आर टू मच इंपॉर्टेंट। ये आपकी डायरेक्शन सेट कर रहे हैं कि हमारा सिलेबस है क्या। देखिए, आपको नहीं पता, ये देखें रास्ता है ना, ये जन्नत है, यहां पे हम खड़े हैं, हमने इधर जाना है। यहां से स्टार्ट लिया, अगर मैं डिट्रैक्ट हो गया तो मैं जन्नत में नहीं पहुंचूंगा। तो एक असूल बना हुआ है, एक रूल है, एक रूल को फॉलो करते हैं तो हम उस तक जाते हैं। अब मुझे पता है कि ये डायरेक्शन, अब गूगल मैप है, आप डायरेक्शन लगाएं, वो पूरी आपको गाइड करता है कि आपने पहला राइट लेना है, फिर लेफ्ट लेना है, फिर 1 किलोमीटर आपने सीधा चलना है, फिर लेफ्ट होना है, फिर राइट होना है, फिर जाके आपने अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। अगर मैं हैपरली वैसे स्टार्ट कर लूं और मुझे लोकेशन का नहीं पता, तो फिर मैं डिट्रैक्ट हो जाऊंगा। मैं कहीं ना कहीं पे जाके किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा जो मेरी मंजिल नहीं होगी, वो कुछ और होगा। हो सकता है कि आप घूम फिर के दोबारा यहां से स्टार्ट करके घूमते फिरते 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 दोबारा उसी पॉइंट पे आके खड़े हो जाए। तो ये जो दोबारा उसी जगह पॉइंट पे आके खड़े होने वाली बात क्या है, खुदा न खासा फेल हो जाए और दोबारा आपको रीटेक करना पड़े। तो बेहतर ये होता है कि जो आप किसी मैं ये कोई ऑडिट की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा आपके साथ, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, जब तक आपको उस काम का स्कोप नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूं, उस वक्त तक आपको उस चीज की समझ नहीं आती। अकाउंटिंग में भी स्कोप होता है। जब आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग के अंदर भी एक स्कोप पैराग्राफ्स होते हैं। वो स्कोप के अंदर एक्सक्लूजन्स होती हैं, किन चीजों पे इसकी एप्लीकेशन होनी है और किन चीजों पे इसकी एप्लीकेशन नहीं होनी। तो इसी तरह से बेटा, जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसके बारे में बेस पता होनी चाहिए। अभी हम सिर्फ अपनी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो किस चीज की कर रहे हैं, बेसिस की कर रहे हैं, ऑडिट है क्या। कल हम डिस्कस कर रहे थे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर। हमने कहा था कि जो डिस्कशन हमारी हुई थी वो हुई थी कि नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके ऊपर हमने एक जनरल प्रोसीजर के बारे में डिस्कशन की थी। डिस्पोजल के ऊपर क्या प्रोसीजर लगाते हैं आप बताएं? इससे पहले भी एक कोई जनरल काम होगा, वो क्या होगा जी, आप बताएं। सबसे पहले आपके पास किस चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जी? स्केड्यूल को देखना है। गुड। डिस्पोजल के स्केड्यूल को देखना है और नंबर ऑफ डिस्पोजल्स कितनी है उसको देखना है। फिर उसके बाद पहला प्रोसीजर आपने बताया, थे क्लास में? आप कल नहीं थे? कल नहीं थे ना? थे क्लास में? फिर क्या आप प्रोसीजर लगाते हैं? कॉस्ट इनवाइस के बराबर होनी चाहिए या जो उसकी रेलिवेंट है उसके मुताबिक होनी चाहिए, और उसको क्या करना है? क्यों रिकैलकुलेट करना है। गुड। फिर क्या करें? सेल प्रोसीड्स को बैंक में जाकर ट्रेस करना है। फिर क्या करेंगे? ठीक है, गुड जी। फिर क्या करेंगे?
गेन लॉस की वर्किंग को चेक करेंगे कि ठीक है या नहीं है। अब पेपर में अगर सवाल आ जाए कि डिस्पोजल के प्रोसीजर लिखें तो यही प्रोसीजर है, जितने मर्जी नंबर हो आपके नंबर पूरे हैं। अकाउंटिंग की बेस पे आंसर किया ना, ऑडिट तो नहीं पढ़ा भी आपने। अकाउंटिंग को क्या कर दिया, अकाउंटिंग में क्या कहते हैं, बनाएंगे, गेन लॉस की वर्किंग को कैलकुलेट करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, रिकैलकुलेट। वहां पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, यहां पे क्या होगी, रिकैलकुलेट। फर्क क्या हो गया सीट का, आप पहले सीट के उस तरफ थे, अब आप सीट किस तरफ आ गए, काम वही है। इसी तरह से फिर हमने और कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन की थी, इन्वेंट्री के बारे में देखा था। अगर पेपर में सवाल आ जाए इंपेयरमेंट का कि इंपेयरमेंट ऑफ द एसेट्स हैं, तो यार मुझे ये तो बताओ कि FR2 पढ़ लिए या FR1 पढ़ी है, I16 पढ़ लिए, 36 पढ़ लिए। 36 में इंपेयरमेंट की इंडिकेशन कितनी तरह की होती हैं? हाँ जी, कौन कौन सी? इंटरनल इंडिकेशंस और एक्सटर्नल इंडिकेशंस। जी आप बताएं, इंटरनल इंडिकेशंस में कोई एग्जांपल दे दें। अभी FR1 नहीं पढ़ी आपने? हाँ जी आप दें मौलाना साहब, कोई इंपेयरमेंट की इंडिकेशन बता देना कि किस बेसिस पे आपको पता चलेगा कि एसेट में इंपेयरमेंट है या नहीं है। खराब हो गया, गुड। कोई नया मॉडल आ गया उस चीज का, पुराना ऑब्सलीट हो गया, ऑब्सलीट हो गया, और उससे कैश फ्लो आपकी जो है वो कम हो गई, और इसके अलावा रिस्पेक्टिव मार्केट डाउन हो गया है, और जी कंपेटिटर आ गया, उसके से आपका प्लांट आइडल हो गया, प्लांट अब यूज नहीं हो रहा। जब प्लांट आइडल हो गया तो उसके इंपेयरमेंट की इंडिकेशन है, यूजफुल लाइफ कम हो गया। अच्छा, जब भी आपके ज़हन में, अब देखिए पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा, पेपर में आपको ये तो नहीं कहेगा कि इंपेयरमेंट है, पेपर में क्या बताएगा आपको, वो इंडिकेशंस। यानी आपने ये बात याद रखनी है, पेपर में सॉल्यूशन होता है, क्वेश्चन आपने खुद बनाना होता है। पेपर में सॉल्यूशन होता है, क्वेश्चन आपने खुद बनाना होता है। जब देखे ना, उसने खुद बता दिया कि कंपनी का एक एसेट अब बंद पड़ा है, तो उसने आपको सॉल्यूशन बताया ना कि कंपनी का एसेट क्या है, बंद पड़ा है। अब ये क्या सॉल्यूशन, किस चीज का, इंपेयरमेंट का। आप रिवर्स वर्क करेंगे, आप कहेंगे अगर इसमें इंपेयरमेंट, अगर ये आइडल एसेट पड़ा हुआ है, इसमें कोई कंपटीशन आ गया मार्केट में, इसकी डिमांड कम हो गई है, दीज आर इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। आपने फौरी तौर पे ट्रिगर किस चीज को कर लेना है, इंपेयरमेंट को। आप पेपर में इंपेयरमेंट नहीं आएगी कि देयर इज द इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट, डिजाइन योर प्रोसीजर्स। पेपर में आएगा एक कंपनी का प्लांट है, बंद पड़ा है, अब बताएं इसको किस तरह से डील करेंगे। उसने आपको सॉल्यूशन दे दिया है, अब आपने से क्वेश्चन ड्राफ्ट करना है कि यहां पे इंपेयरमेंट की इंडिकेशन है। अब जब इंपेयरमेंट की इंडिकेशन आती है तो क्या किया जाता है जी, एक कैरिंग वैल्यू होती है, दूसरी रिकवरेबल अमाउंट होती है। अच्छा, कैरिंग वैल्यू किस तरह से निकलती है जी, कॉस्ट लेस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, और रिकवरेबल अमाउंट, और दूसरा। अब देखें, अब जरा आप खुद बता रहे हैं, मैं कुछ नहीं अभी आपको बता रहा। अच्छा, अब फेयर वैल्यू किस तरह डिटरमाइंड होती है, कॉस्ट टू सेल किस तरह डिटरमाइंड होती है, कमीशन हो सकती हैं, कुछ और एक्सपेंसेस हो सकते हैं। वैल्यू यूज किस तरह से डिटरमाइंड होती है, फ्यूचर कैश फ्लोस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। अच्छा, अब जो फ्यूचर कैश फ्लोस बनती है, ये किस तरह बनती हैं, वो किस तरह बनती हैं, कहते हैं आउटफ्लो माइनस, और कोई बात रिवर्स कर लें ऊपर, कोई मतलब अल्टीमेटली आउटफ्लो या इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अच्छा, अब ये इनफ्लो किस तरह से डिटरमाइंड होता है, आउटफ्लो किस तरह डिटरमाइंड होता है, आप बताइए। चलो मैं वैसे एक बात कर रहा हूं, देखें जी, इनफ्लो जो है, इनफ्लो क्या होंगे, रेवेन्यूज होंगे ना। अब देखें, रेवेन्यूज के लिए कोई अजम्पशन होगी, बेस क्या होगी, आज के दिन की एसेट्स। देखो ना, अगर आप किसी, मैं कहता हूं कि ये बेंचेस की मैंने इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है, तो बेंचेस कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अब यहां पे इस कमरे की कैपेसिटी कितनी है, 20 बेंचों की। अब हम क्या अज्यूम करते हैं कि 20 बेंच ही रहेंगे, इसी कंडीशन में रहेंगे, इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे, तो फिर कितना कैश फ्लो जनरेट करेंगे। अच्छा, फिर अब मैं इसके अंदर कैपेक्स की, एडिशनल कैपेक्स नहीं ले सकता, यानी कि मैं इस
कैपेसिटी को इनहेंस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस स्पेसिफिक एरिया के इम्पेयरमेंट टेस्ट कर रहा हूं, इसी कंडीशन में, इसी लोकेशन में मुझे इसकी टेस्टिंग करनी है। तो देयर आर सर्टेन अजम्पशंस व्हिच हैज टू बी फॉलोड, कि वो अजम्पशंस क्या होंगी, अजम्पशंस रीजनेबल होंगी। फॉर एग्जांपल कि मेरे इस क्लास में 100 बच्चों की बैठने की कैपेसिटी है, हर बच्चे से एवरेज रेवेन्यू 10,000 का आता है, तो 100 इंटू 10,000 मैक्सिमम मेरा यही रेवेन्यू बन सकता है। अब इसके अंदर मैं एक इंपैक्ट ले सकता हूं इन्फ्लेशन का, कि हो सकता है अगली दफा मैं फीस 12,000 कर दूंगा, उस अगले साल मैं 14,000 कर दूंगा, उससे अगले साल 16,000 कर दूंगा, तो अगले 5 साल में ये 20,000 तक की फीस जाएगी। लेकिन क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज हो सकते हैं? नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? फिक्स। दीज आर द अजम्पशन रिगार्डिंग द इनफ्लोज। अब आउटफ्लो क्या है? टीचर की कॉस्ट है, मेरे खर्चे हैं ऑपरेटिंग, मेरा एक्सपेंस है। अच्छा, वो सारे जो चीजें हैं वो क्या आ जाएंगी? आउटफ्लो में आ जाएंगी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करते हैं? जब एक नेट अमाउंट निकलती है, उसको हम क्या करते हैं? डिस्काउंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं टू डिटरमिन द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्यों? क्योंकि फ्यूचर के ये कैश फ्लो कब जनरेट होने हैं? फ्यूचर में। आज हम उसकी क्या निकाल रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू। आप ये ज़हन में रखें कि आज से 5 साल पहले, आप खुद सोचें, आज से 5 साल पहले होंडा सिटी कितने की होगी? 18-20 लाख की। आज होंडा सिटी कितने की है? 45-46 लाख रुपए की है। अब देखें, अगर आप 5 साल पहले होंडा सिटी लेने की बात करते, कहते हैं मैं 5 साल बाद होंडा सिटी लूंगा, तो क्या आप उस दिन की वैल्यू पे ले सकते हैं? आपको किस वैल्यू पे लेना है? आज की वैल्यू पे। तो आपको क्या करना है भाई? फ्यूचर की अमाउंट को आज के दिन पे डिस्काउंट करना है। यानी आज मेरे पास जो 18 लाख रुपए हैं, फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? 5 लाख, 6 लाख। तो मुझे 18 लाख को आज डिस्काउंट करना है। तो पूरे बिजनेस की जो अगले 5 सालों की ये जो भी उसकी वैल्यू निकलेगी, उसको आज के दिन पे मुझे क्या करना है? डिस्काउंट करना है। तो फिर उसकी क्या निकलेगी? प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी। ये बात समझ आई आपको? पेपर में सवाल आ जाए इंपेयरमेंट के ऊपर कि आप इंपेयरमेंट के प्रोसीजर डिजाइन करें। अब आपने ये फैक्टर्स ज़हन में रखने हैं, और इन फैक्टर्स के ऊपर आपने जो काम मैनेजमेंट करती है उसके रिवर्स आपने उसको रिव्यू का काम कर लेना है, उसको रिकैलकुलेट का काम कर लेना है। आपने अपने प्रोसीजर उन्हीं के ऊपर डिजाइन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट फैक्टर है। डिस्काउंट फैक्टर आपने एमएफए में शायद वैक पढ़ा होगा। वैक पढ़ लिया आप लोगों ने? किसी एमएफए पढ़ा आप लोगों ने? किसी अभी पढ़े हैं? तो जो डिस्काउंट रेट होता है, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। अब इसके अंदर डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स होते हैं, मार्केट एक्स प्रीमियम होता है, काफी चीजें, काफी ज्यादा अजम्पशन खाली इसके अंदर ही आती है, डिस्काउंट रेट के अंदर ही। तो जितनी अजम्पशन है, उन अजम्पशंस के बारे में सोर्सेस की वेरिफिकेशन लिख देंगे तो आपके प्रोसीजर बन जाएंगे डिस्काउंट फैक्टर के। आप इसकी अजम्पशन के प्रोसीजर लिख देंगे कि हम रेवेन्यू के अजम्पशंस को वैल्यूएट करेंगे, हम एक्सपेंसेस के अजम्पशन की रीजनेबलनेस को चेक करेंगे। वो सोर्स डाटा जिसकी बेस के ऊपर ये इनफ्लो और आउटफ्लो बने हैं, उसकी कंप्लीट एंड एक्यूरेसी को टेस्ट करेंगे। तो ये जनाब आपके सारे के सारे प्रोसीजर किस के बन जाएंगे? इंपेयरमेंट के बन जाएंगे। बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है? पढ़ा नहीं रहा अभी मैं, आपको इंपेयरमेंट के प्रोसीजर नहीं पढ़ा रहा। बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि ऑडिट को इस तरीके से लेके चलना है। सिर्फ आप लोगों के दिल में एक फियर होगा, आप लोग डरे हुए होंगे कि ऑडिट पता नहीं क्या बुला चीज आ गई है, पता नहीं हमारे साथ होने वाला क्या है, हमें समझ ही नहीं आ रही हमने करना क्या है। तो सिर्फ उस डर को खत्म करने के लिए मैं इसको रियल टाइम एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑडिट इस तरीके से ही होगा, यही चीजें चलेंगी। तो इसलिए यहां पे घबराने की जरूरत नहीं है और परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह पेपर आपका पास हो जाएगा। कीपिंग इन व्यू आप चीजों को डायरेक्शनली लेकर चलेंगे, आपको सिलेबस के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप इसको इजीली इंशाल्लाह पास कर लेंगे। फिर इस तरह से बेटा आपका फॉर एग्जांपल सी ला किस बच्चे ने पढ़ा हुआ है? पढ़ लिया हुआ है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी आती है, इक्विटी में शेयर कैपिटल आता है। शेयर कैपिटल को वेरीफाई करना हो कहां से कर सकते हैं आप? जी, नंबर कहां से? मेमोरेंडम से। और नहीं, वो ठीक है, वो ठीक, वेरी गुड। देखें जी, आपने कहा जी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से हम शेयर कैपिटल की वैल्यू को देख सकते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल कहां से देख सकते हैं? दो तरह के कैपिटल होते हैं, एक ऑथराइज होता है, दूसरा पेड अप होता है। ऑथराइज मैक्सिमम अमाउंट, पेड अप जितना उसमें से सब्सक्राइबर ने पे करके अपने शेयर्स लिए हैं। कहां से वेरीफाई करेंगे? मेमोरेंडम से ही कर लेंगे। एक इसके लिए फॉर्म ए भी होता है। अच्छा, उसके बाद मुझे एक चीज बताएं, अगर फॉर एग्जांपल आपको शेयर होल्डर्स की डिटेल चाहिए, वो कहां से लेंगे? वो फॉर्म ए के अंदर मौजूद होती है। अगर डायरेक्टर्स की डिटेल चाहिए, वो कहां से लेंगे? फॉर्म 29 से। 29 से, 29 से, ठीक है जी।
अब ये देखिए क्या ये सी लॉ की चीजें आपकी लिंक होना शुरू हो गई हैं। मैं आपको ऑडिट में इकोनॉमिक्स भी लिंक करवाऊंगा, ऑडिट में बीएम भी लिंक करवाऊंगा। ये आगे मेरी आप बातें बेशक नोट करके रख लें, आपने मुझे याद करवाना कि आपने ये बात की थी, ये आप लिंक करवाएं। आप मैं ऑडिट के अंदर मटीरियलिटी पढ़ाऊंगा तो मैं बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर इंडस्ट्री लाइफ साइकिल होती है उसको भी लिंक करूंगा, हम इकोनॉमिक्स को भी लिंक करेंगे, हम पेस्ट एनालिसिस को भी लिंक करेंगे। अगर आप लोगों ने ये पढ़ ली चीजें तो ठीक है, वरना कोई बड़ी अजीब बात नहीं होगी, आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ये चीजें। जब बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ लेंगे यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन हम कर लेंगे। तो बेटा इस तरह से हर एरिया होता है, इसमें फिर आपके कुछ अनअप्रोप्रिएटेड रिजर्व्स होते हैं या कम्युलेटेड रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपके लोन होते हैं। लोन अगर पेपर में सवाल है ये लोन के प्रोसीजर डिजाइन करें, ज़हन में क्या आएगा आपके? जी लोन किससे लिया? वेरी गुड जी, एक एक करके बोलने में समझ नहीं आती। कितने पीरियड के लिए लोन लिया? वेरी गुड। लोन के कॉवेनेंट्स, अच्छा वेरी गुड जी, इन्होंने एक बड़ी बात की, लोन के कॉवेनेंट्स। लोन के कॉवेनेंट्स का पता आपको क्या होते हैं? पढ़ा आपने कहीं पे? टर्म एंड कंडीशन ऑफ द लोन। वेरी गुड, सिक्योरिटी क्या दी है, ये बातें बिल्कुल ठीक आप कर रहे हैं। किस करेंसी में लिया, ये भी ठीक है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात इस बच्चे ने की है, कोवेनेंट्स की। कोवेनेंट की वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इंपैक्ट आता है? आयुष्मान अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये चीज, वो भी है। इसके अलावा कोवेनेंट की वजह से, वेरी गुड, डिस्क्लोजर की बात भी है। कोवेनेंट होते हैं अगर आप लोन लेते हैं तो आपको एक सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस भी फॉलो करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए, आपने कहा जी हमें लोन दे दे, मैं कहा ठीक है लोन दे देता हूं लेकिन आपको कुछ मेरी शराइत भी माननी पड़ेंगी। आपने पूछा जी वो शराइत क्या होंगी? मैंने कहा जी करंट रेशो आपकी एटलीस्ट 1:1 होनी चाहिए, आपका जो इंटरेस्ट कवरिंग रेशो है ये 3 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसकी करंट रेशो 0.5:1 है और इंटरेस्ट कवरिंग रेशो 2 टाइम्स है, तो बताएं इस केस में कोवेनेंट क्या मीट हो रहे हैं? नहीं। कोवेनेंट क्या हो गए हैं? ब्रीच। कोवेनेंट क्या हो गए? ब्रीच। अच्छा जब कोवेनेंट ब्रीच होते हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं आपने मेरे से लोन लिया और मैंने कुछ शराइत रखी थी, आपने शराइत पूरी की नहीं की, तो मैं क्या कहूंगा? लोन सारा मुझे वापस करो, लोन सारा मुझे वापस करो। अब देखें लोन जब वापस करना पड़ेगा तो उसका सारे का सारा लोन कहां पे आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा? करंट लायबिलिटीज के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने 5 साल के लिए लोन लिया था, आपने 5 साल के लिए लोन लिया था तो कुछ उसका पोर्शन नॉन करंट लायबिलिटी में पड़ा था और कुछ पोर्शन आपका करंट में पड़ा था। लेकिन जब ये कोवेनेंट आपके क्या हो गए? ब्रीच, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ा? इस नॉन करंट को कहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा? करंट लायबिलिटी में। अच्छा अब जरा इसको इस एग्जांपल्स को आप कंटिन्यू करें। आपने मेरे से लोन लिया 1 मिलियन का, कितना जी? आप सब ने कोवेनेंट उसके ब्रीच किए। अब मैंने कहा जी लोन सारा मुझे वापस करें। अब जब लोन वापस मांगूंगा तो आप क्या मुझे लोन पे कर सकते हैं इस टाइम पे? जाहिर बात आपने लोन लेकर कोई इन्वेंट्री परचेज की होगी, कोई प्लांट परचेज किया होगा, कोई और चीज ले ली होगी आपने, तो आपके पास कैश तो नहीं पड़ी होगी। अगर आपके पास कैश पड़ी होती तो आप में से लोन क्यों लेते? अब लोन के कोवेनेंट क्या हो गए हैं? ब्रीच। मैंने लोन क्या कर लिया आपसे? डिमांड। अब आप लोन नहीं पे कर पा रहे, अब क्या होगा? लीगल केस इनिशिएट हो जाएगा। फिर क्या होगा? प्रोविजन किस चीज की? मैंने मुझे तो लोन चाहिए, मैं तो कोर्ट में ले जाऊंगा आपको। वाइंडिंग आपकी तरफ बात जाएगी। किसकी तरफ जाएगी बात? वाइंडिंग आपकी तरफ बात जाएगी। अच्छा अब अगर कंपनी के ऊपर वाइंडिंग आपका केस चल जाए तो क्या कंपनी चलती हुई नजर आ रही है? नहीं। क्या कंपनी चलती नजर आ रही है? नहीं। तो क्या कंपनी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन ठीक रहेगी? गोइंग कंसर्न अजम्पशन का पता आपको क्या होती है? कंपनी फोर्सिबल फ्यूचर में चलती हुई नजर आ रही है। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट हो गई है तो क्या कंपनी गोइंग कंसर्न है? नहीं है। कंपनी की गोइंग कंसर्न पे क्या हो जाएगा जी? क्वेश्चन मार्क। कोवेनेंट ब्रीच हुए, लोन पेबल ऑन डिमांड हुआ, आपकी जो गोइंग कंसर्न की अजम्पशन है ये क्या हो गई? इनअप्रोप्रिएट। ये बात समझ आई आपको या नहीं आई? आपने किस तरह से आइडेंटिफाई किया? क्या पेपर में उसने ये बताना है आपको कि यहां पे गोइंग कंसर्न का इशू है? नहीं। पेपर में क्या बताएंगे कि कंपनी ने कुछ लोन लिया हुआ था, उस लोन के कोवेनेंट क्या हो गए हैं? ब्रीच। या शायद ये भी ना बताए कोवेनेंट ब्रीच हो गए, वो कहेगा कि कंपनी ने लोन लिया हुआ है, कंपनी के जो कोवेनेंट हैं वो डेट टू इक्विटी रेशियो इतनी मेंटेन करने के हैं, करंट रेशियो को इतना मेंटेन करना है, इंटरेस्ट कवरिंग रेशियो को इतना मेंटेन करना है। आप बताएं किस तरह से डील करेंगे? हो सकता है ऊपर पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ दी हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से रेशियो एनालिसिस निकालेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे बेंचमार्क के साथ। ये बात समझ आ रही है?
दोबारा बताता हूँ। देखें पेपर में क्या होगा, आपको सिनेरियो बना के दिया जाएगा, कहा जाएगा कि अब्दुल्ला किधर गया है, अब्दुल्ला एक बच्चा था कल क्लास में, छुट्टी पे है, आपका नाम क्या? मुजम्मिल। मुजम्मिल ने लोन लिया हुआ है नौशरवान से ऑफ 1 मिलियन रुपए, और मुजम्मिल ने नौशरवान से एग्री किया है कि जो करंट रेशो है वो 1:1 होगी और इंटरेस्ट कवरिंग रेशो 3 टाइम्स होगी। और नीचे मुजम्मिल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं जिसमें मुजम्मिल की जो है वो एसेट्स लायबिलिटीज की डिटेल्स हैं और मुजम्मिल के प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल्स हैं। तो जब मैं एसेट लायबिलिटीज में जाऊंगा तो मैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी डिवाइड करूंगा और चेक करूंगा कि कितने कोवेनेंट आ रहा है, वो निकला 0.5:1। और फिर मैं इंटरेस्ट कवरिंग रेशो निकालूंगा, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसको डिवाइड करूंगा किसके ऊपर, ये रेशोस पढ़ी है आप लोगों ने बीच वैसे। इंटरेस्ट कवरिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, कि आपका प्रॉफिट कितनी टाइम्स इंटरेस्ट एक्सपेंस को पे कर सकता है, वो निकला 2 टाइम। अब आपने कहा कि क्योंकि ये कोवेनेंट की क्या है, ब्रीच, कोवेनेंट की क्या है, ब्रीच, तो लोन सारे का सारा क्या हो जाएगा, रिपेबल ऑन डिमांड हो जाएगा, करंट लायबिलिटी में आना चाहिए। अब जब करंट लायबिलिटी में आएगा तो कंपनी के पास इतने फंड्स अवेलेबल नहीं है, कंपनी ये लोन पे नहीं कर सकती, तो जो लेंडर है नौशरवान वो क्या करेगा, लीगल केस कर देगा। कहां पे जाएगा, कोर्ट में। कोर्ट में जाके क्या प्ली लेगा कि ये लोन देना है इन्होंने मुझे, मेरा वापस एज पर एग्रीमेंट ये कोवेनेंट ब्रीच कर चुके हैं, मुझे मेरा लोन रिकवर करके दिया जाए। बैंक कहेगा, नोटिस इशू करेगा मुजम्मिल को कि भाई आप इसका लोन रीपे करें। अब क्या होगा, ये डिफॉल्टर कंसीडर हो जाएंगे, जब लोन रीपे नहीं करेंगे ये क्या हो जाएंगे, डिफॉल्टर। जब डिफॉल्टर कंसीडर होंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज को क्या किया जाएगा, सीज करने के बाद क्या किया जाएगा, ऑक्शन। ऑक्शन करने के बाद जो रिकवरी होगी वो किसको दी जाएगी, जो डेट जिन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, जो लेंडर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनके दरमियान उसकी रिकवरी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो क्या मुजम्मिल का बिजनेस चलता हुआ नजर आ रहा है आपको? नहीं। तो मुजम्मिल का बिजनेस क्या हो गया है, नॉन गोइंग कंसर्न, नॉन गोइंग कंसर्न, नॉन गोइंग कंसर्न, नॉन गोइंग कंसर्न नहीं, नॉन गोइंग कंसर्न हो गया। तो ये जनाब ऑडिट के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। इस तरीके से हम ऑडिट में काम भी करते हैं। पेपर में सिनेरियोस, मैं जो सिनेरियोस आपसे बात कर रहा हूं ये मैं गारंटी से कह सकता हूं इससे कम लेवल के टेस्ट होंगे पेपर में, ये फाइनल के सिनेरियोस हैं। ये जो बातें कर रहे हैं ये फाइनल लेवल की बातें कर रहे हैं और हमारी प्रैक्टिस भी फाइनल लेवल की होगी। तो कैफ का सिलेबस ऑटोमेटिकली बहुत आसान लगेगा आपको इंशाल्लाह। मुश्किल तो नहीं लगी एग्जाम्पल, पक्की बात है ना, समझ आई है? थोड़ी थोड़ी मुश्किल लगी है बात, क्या बात हुई, चलो बताओ थोड़ी सी। जब कोवेनेंट्स ब्रीच होते हैं तो फिर प्रोसीजर्स निकालें कि गोइंग कंसर्न जा रही है कि नहीं जा रही, और साथ में कंपनी वाइड की तरफ जा रही है। अगर कोवेनेंट ब्रीच हो तो पहला पॉइंट क्या होता है, पहला पॉइंट के क्या नाम है, उसने कंपनी जो लेंडर है वो डिमांड करेगा कि आप उन्हें रिपेबल ऑन डिमांड पैसे दें। पैसे आप फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, पहले डिमांड करेगा वो कि आप मुझे पैसे वापस दें। जब आप ब्रीच इस पोजीशन में नहीं होंगे पे करने के, वो आपके ऊपर लीगल केस करेगा, आप कोर्ट में जाएंगे। फिर क्या होगा, कोर्ट जो है वो पॉइंट करेगी, लिक्विडेटर पॉइंट करेगी, वेरी गुड। इसके बाद क्या होगा, क्या कंपनी चलती नजर आ रही है आपको, कंपनी क्या हो जाएगी, बंद। तो जो IS1 में अजम्पशन लेते हैं गोइंग कंसर्न असेसमेंट के बारे में, तो वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या हो जाएगी आपकी, इनअप्रोप्रिएट। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या हो जाएगी, इनअप्रोप्रिएट। आप पता नहीं IS1 में आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, उम्मीद है पढ़ा होगा, लेकिन एक डेफिनेशन के पॉइंट से पढ़ा होगा, डेफिनेशन के पॉइंट से पढ़ा हुआ पढ़ा होगा ना, लेकिन भूल गए ना यार, छोटा दिमाग है ना अभी हमारा, अभी हम बड़े नहीं हुए तो हम भूल जाते हैं, भूल गए होंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा पॉइंट। अच्छा एनीवे, लोन के ऊपर और क्या होगा, लोन की जाहिर बात है, लोन लिया तो लोन की रिपेमेंट भी करनी है, तो जो नॉर्मल रिपेमेंट्स होती हैं उसको टेस्ट कर लिया जाता है। लोन के ऊपर मार्कअप भी होता है, मार्कअप को रिकैलकुलेट भी कर लिया जाता है। लोन के अंदर भी कुछ करंट मैच्योरिटीज होती हैं। करंट मैच्योरिटी क्या होती है, जो विद इन नेक्स्ट ईयर आपने पे करना है, तो वो करंट मैच्योरिटी कहां पे प्रेजेंट होती है, करंट लायबिलिटी में, और बाकी कहां प्रेजेंट होता है। तो आपने ये सारी चीजें क्या करनी है, चेक करनी है। इन सारी चीजों को चेक करने को क्या कहा जाता है, ऑडिट। इन सारी चीजों को चेक करने को क्या कहा जाता है, समझ आइए बात की, क्लियर है ना। अब पहाड़ तो नजर नहीं आ रहा, ऑडिट समझ आ रही है ना बातें। मुझे ना चेहरे सनाशी कर रहा हूं, मैं कल बताऊंगा किस किस का पेपर पास होना है, मैं इसलिए ना बड़ा गौर से देख रहा हूं सबको, ठीक है। क्या चीज, कल छुट्टी कर लेनी है, फिर बेटा अगली दफा दोबारा मिलेंगे, ठीक है जी। तो
जहां तक समझ आ गई बात की। इसी तरह से बेटा जी हर कैप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम काम करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम है, इसमें क्या क्या चीजें होंगी? सेल्स होती हैं, सेल में से कॉस्ट सेल माइनस करते हैं, क्या निकलता है? फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, फिर टैक्स होता है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। यहाँ पे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद फाइनेंस कॉस्ट डाल रहे हैं। अब देखें, अब आपने इस स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम का भी ऑडिट करना है। अब यहां पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके बैलेंस शीट के थ्रू कवर हो गए। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, जब आप फिक्स स्केड्यूल बना रहे थे तो उसका एक्सपेंस आपने वहां कैलकुलेट कर लिया था, तो यहां पे सिर्फ क्या कर लेंगे कि जो वैल्यू हमारी यहां पे आ रही है वही वैल्यू हमारी वहां पे भी होनी चाहिए। रिकैलकुलेशन कहां पे हुई है? हमारे जब फिक्स एसेट पे काम कर रहे थे, जब मैंने फिक्स एसेट पे काम किया था तो मेरा वहां पे डेप्रिसिएशन की वर्किंग हो गई है। गेन लॉस की वर्किंग कहां हुई है? डिस्पोजल के अंदर। वो कहां चेक की थी हमने? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के वर्क पेपर में। फाइनेंस कॉस्ट कहां पे टेस्ट हुई थी? फाइनेंस कॉस्ट कहां पे टेस्ट हुई थी? लोन में किसने टेस्ट की थी? हमने मार्कअप कैलकुलेशन की थी ना, तो कहां पे की थी? लोन के वर्क पेपर के अंदर। तो वहां पे एक्सपेंस आया, यहां पे एक्सपेंस को क्या कर लिया हमने? कंपेयर कर लिया। क्या यहां दोबारा काम करने की जरूरत है? नहीं। और इसके अलावा इंपेयरमेंट पीपी में हमने टेस्ट कर ली थी, वो जो रिजल्टिंग इंपैक्ट होगा वो यहां पे आपका डिस्क्लोज हो जाएगा। तो ये बेसिकली इफेक्टिवली देखा जाए तो इनकम और एक्सपेंसेस कुछ नहीं होते। इनकम और एक्सपेंसेस कुछ नहीं होते। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट आर द इनकम एंड एक्सपेंसेस, व्हाट इज इनकम, तो आप क्या कहेंगे? इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी अदर देन दोज दैट आर कंट्रीब्यूटेड बाय द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। जाहिर बात, अगर ऑनर ने कोई पैसे दिए हैं तो कैश का तो इनफ्लो आ गया, एसेट तो इंक्रीज कर गए, लेकिन इनकम नहीं है, वो क्या है? कैपिटल है। इसी तरह से एक्सपेंस क्या होता है? डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी। अब इसको प्रैक्टिकली देखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है? अल्टीमेटली एक्सपेंस क्यों रिकॉर्ड किया आपने? इस एसेट क्या हो गए आपके? एसेट डिक्रीज हो गए। अच्छा, आपने इंपेयरमेंट को क्या एक्सपेंस है ना, तो वो क्या है? डिक्रीज इन एसेट है। सेल क्या है? इनकम। इनकम के लिए क्या होता है? इंक्रीज इन एसेट। या कैश आया होगा या रिसीवेबल आए होंगे। तो ये इफेक्टिवली आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम होती है, ये ड्राइव कहां से होती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। अगर डिविडेंड दी है तो डिविडेंड क्या होगा? क्या एक्सपेंस है? क्या एक्सपेंस है? नहीं है। क्यों एक्सपेंस नहीं है? उससे कैश तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन टू द ऑनर्स ऑफ द कंपनी है। तो जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम होती है वो आपकी ड्राइव कहां से होती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। समझ आ गई बात की? तो इसलिए अगर आपका बैलेंस शीट का ऑडिट अच्छा है तो इनकम स्टेटमेंट का ऑडिट करना मुश्किल नहीं होता, आप उसको आसानी से कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे ये आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बना ली है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम का भी ऑडिट कर लिया है, तो कैश फ्लो किस तरह से बनती है? आज 7 पढ़ा ना आपने? तो कैश फ्लो बनाने के लिए सोर्स क्या होता है आपके पास? बैलेंस शीट और पीएनएल। बैलेंस शीट से क्या आती हैं? इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स और लायबिलिटीज। और पीएनएल से क्या आता है? नॉन कैश आइटम्स। तो अगर आप पीएनएल को अब देखें, अल्टीमेटली आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई, उस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से आपने स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम को ड्राइव किया। फिर आपने, जाहिर बात है, ये जो इसमें से कुछ आइटम ऐसे हैं जो यहां पे प्रेजेंट हुए लेकिन उसके कैश नहीं आया। फिर हमने इन दोनों को रिकंसाइल करने के लिए क्या बनाया? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो मुझे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के ऊपर बड़े आसान प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे क्योंकि ऑडिट मेरा यहां पे और यहां पे कंप्लीट हो चुका है। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में क्या होगा कि जो इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट आ रहा है वो ठीक तरीके से कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ। जो नॉन कैश आइटम मेरे हैं वो मेरे पीएनएल से मैच होते हैं या नहीं होते। जो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं वो क्या मेरे फिक्स एसेट स्केड्यूल के थ्रू वेरीफाई होते हैं या नहीं होते। जाहिर बात है, एसेट्स की जो एडिशन है, जितने एसेट मैंने फिक्स एसेट स्केड्यूल में ऐड किए हैं वो क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। जो मैंने डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स किया है वहां मेरा क्या है? सेल प्रोसीड्स आई, उसका गेन लॉस क्या बना? मेरा ऐड बैक हो जाते हैं। फिर जैसे उसका प्रोसीड आपकी माइनस होती है, प्रोसीड ऐड होती है नीचे आके। ठीक है। फिर लोन लिया है, लोन क्या है आपकी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कहां से ड्राइव हुआ? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से।
तो वो क्या है, इंक्रीज इन लोन क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव कैश फ्लो, और जब पेमेंट होती है तो क्या होती है, नेगेटिव कैश फ्लो। तो कैश फ्लो को ऑडिट करना मुश्किल नहीं होता, ये आप इन दोनों की बेसिस के ऊपर इसका ऑडिट को कर सकते हैं। यानी आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बेस के ऊपर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का ऑडिट कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होती है, ये किसका कंपोनेंट होता है, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी का कंपोनेंट जो होता है वो यहां पे होता है। तो ये ऑलरेडी मैं कहां पे कर चुका हूं, बैलेंस शीट के अंदर। तो ये क्या है, सिर्फ प्रेजेंटेशन, ये क्या है, सिर्फ प्रेजेंटेशन है, ये कोई प्रेजेंटेशन से अलावा कोई चीज नहीं है। इसमें हेड बाय हेड मूवमेंट आ जाती है, ओपनिंग शेयर कैपिटल, एडिशन ड्यूरिंग द पीरियड इन द शेयर कैपिटल, ड्यूरिंग द पीरियड कोई आपने शेयर रीपरचेज किए हैं, कोई बोनस दिया है, कोई आपने डिविडेंड दिया है, आपकी सारी मूवमेंट ऑफ द इक्विटी आ रही होती है। तो ये बेसिकली प्रेजेंटेशन किसकी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के कंपोनेंट की प्रेजेंटेशन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर बनती है। यहां तक बात समझ आ गई आपको। और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं उन सब के नोट्स कहां बनते हैं, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। तो इसको ऑडिट करना भी मुश्किल नहीं है। ऑलरेडी जब आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर पीपीई का ऑडिट किया था, तो पीपीई में आपने फिक्स एसेट स्केड्यूल का भी ऑडिट किया था। अब फिक्स एसेट स्केड्यूल को कहां पे डिस्क्लोज किया जाता है, नोट्स के अंदर किया जाता है। अच्छा, आपने स्टेटमेंट ऑफ जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, इसमें सेल का ऑडिट किया था, तो सेल का जो नोट बनता है वो कहां बनता है, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लोन का ऑडिट किया था, लोन का स्केड्यूल कहां बनता है, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फेस पे तो एक फिगर आ रही होती है लोन के नाम से, उसके ब्रेकअप कहां पे होंगे, नोट्स के अंदर होंगे। तो क्या नोट्स के लिए दोबारा मुझे ऑडिट करना पड़ेगा, नहीं मुझे, बल्कि जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का जो मैंने ऑडिट किया है, वहीं से ही मेरा नोट्स टू द अकाउंट भी क्या हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे। फिर ओपनिंग बैलेंस शीट है, अगर कोई आपने एरर की अकाउंटिंग की है, अगर आपने कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का इंपैक्ट लिया है, तो उसकी वजह से रेट्रोस्पेक्टिवली स्टेटमेंट जहां पे डलती है, वहां पे थर्ड कॉलम ऑफ द बैलेंस शीट बन जाता है आपका, और उसके ऊपर स्टेटमेंट का वर्ड लिख दिया जाता है। तो अल्टीमेटली इसके अंदर जहां जहां पे जिस कंपोनेंट में चेंज आया होता है, उस कंपोनेंट का हम रिव्यू कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली देख लेते हैं वो ठीक है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि हम कहते हैं कंपनी के जो बेसिकली चेंज इन अकाउंटिंग एरर था, फॉर एग्जाम्पल के कंपनी की जो इन्वेंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और कंपनी ने अपनी बुक्स में इन्वेंट्री को कम नहीं किया था, तो अब ये एरर 3 साल पुराना है, तो हम जाके 3 साल पहले क्या करेंगे, ठीक। तो जब ठीक करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, सिर्फ इन्वेंट्री की लाइन आइटम चेंज होगी, मेरा इक्विटी का बैलेंस चेंज होगा और रिटेन अर्निंग का बैलेंस चेंज होगा, ठीक है। तो इन 3 बैलेंसेस के अंदर जो जो एडजस्टमेंट्स आनी है मैं उसको जाकर रिव्यू कर लूंगा, तो मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, ऑडिट हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर ऑडिट किया हुआ है। तो जहां पे सिर्फ चेंज आया, मुझे वहां पे जाके क्या करना है, रिव्यू करना है। तो इफेक्टिव देखा जाए तो आपका ऑडिट कहां पे कंप्लीट हो जाता है, पहले 2 स्टेटमेंट्स पे आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। यहां तक बात समझ आ गई आपको। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो कर ले, क्योंकि अब मैं आपको स्कोप बताने जा रहा हूं हमारे सिलेबस का, कि हम क्या करेंगे, हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। सिलेबस को डिस्कस नहीं करेंगे अभी मैं सिर्फ अपनी सर्विसेज बताऊंगा कि बीइंग हम प्रैक्टिशनर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो ऑडिट फर्म बनती है उसमें काम कौन कौन सा होता है, और हमारा जो कैफ 8 का सिलेबस है वो कहां पे फॉल करता है। फिर उसका डिटेल डिस्कशन अगर टाइम हो तो बाद में करेंगे। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो कर ले जी। इसी तरतीब से बेटा, ऐसे अभी ये ऑडिट के जो प्री रेक्विजिट्स हैं, अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे। अभी मैंने सिर्फ आपका फियर खत्म करने के लिए ऑडिट के बारे में बात की। ये बहुत आगे की डिस्कशन मैंने शुरू में करनी है। ये डिस्कशन जो है ये शायद आपकी 30 to 40 लेक्चर्स के बाद ये चीजें स्टार्ट होंगी, लेकिन क्योंकि 30-40 लेक्चर्स के बाद जो चीजें आनी है, मैं आपको आज वो बता रहा हूं विद एग्जांपल्स ऑफ द फाइनल लेवल, ताकि आप लोगों को ऑडिट के बारे में जो फियर है वो खत्म हो जाए। इससे फियर खत्म करना ऑब्जेक्टिव है और डायरेक्शन देना। मैं क्योंकि मैंने जब क्लासें पढ़ाई हैं, मुझे जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, बच्चे डरते हैं ऑडिट से। पता नहीं ऑडिट क्या कोई बुला चीज है, ऑडिट पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या करेंगे। तो मैंने ऑडिट का एंड का पर्सपेक्टिव आपको शुरू में दिया है। अब उससे फायदा क्या होगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो आप कहेंगे ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आपको फेमिलियरिटी हो जाएगी सब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा है। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारा सिलेबस, हमारा जो सर्विसेज है वो होती क्या क्या है। इसके बाद कोई क्लास तो नहीं होती आपकी कोई? इस रूम में कोई क्लास तो नहीं है इसके बाद? जरा कंफर्म कर लें, क्योंकि ये 10-15 मिनट ऊपर लग जाएंगे। लीजिए, अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि एक ऑडिट फर्म के अंदर क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले हम डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं।
यहाँ से आपको ये गाइडेंस भी मिल जाएगी कि जब फॉर्म में हम जाते हैं तो जो बच्चों के सवालात होते हैं कि हम किस डिपार्टमेंट में जाएं, किस डिपार्टमेंट में ना जाएं, कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है, उसके बारे में एटलीस्ट डिपार्टमेंट लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी हो जाएगी कि डिपार्टमेंट्स काम किस तरह से करते हैं। एक डिपार्टमेंट होता है टैक्सेशन का। जो टैक्सेशन का डिपार्टमेंट होता है इसमें फिर 3 फंक्शन काम कर रहे होते हैं। एक फंक्शन होता है आपका इनकम टैक्स का, एक आपका फंक्शन होता है सेल टैक्स का, और एक होता है अदर कंप्लायंसेस का। अदर कंप्लायंसेस में एफईडी वगैरह हो गई, अदर क्या चीज कस्टम ड्यूटीज हो गई, और बाकी इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। ये आपने इनकम टैक्स और सेल टैक्स अपना लॉ के अंदर पढ़ लिया होगा और इनके बारे में ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आपने ले ली होगी, ठीक है। अब इनकम टैक्स में रिटर्न्स किस तरह से होती हैं, अपील्स किस तरह से होती हैं, फिर आपके जो एडवांस टैक्स होता है वो किस तरह से जमा होता है, वो बाकी सारी बातें यहाँ पे हैं। सेल टैक्स में रिटर्न्स हैं, उसके ऑडिट्स हैं, उसके जो प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपने पढ़ा हुआ है उसके बारे में उसकी एप्लीकेशन होती है। फिर दूसरा डिपार्टमेंट आता है आपका रिस्क एडवाइजरी। रिस्क एडवाइजरी फंक्शन जो होता है यहाँ पे इफेक्टिवली नॉर्मली जो काम हो रहा होता है वो आपके मैनुअल की डेवलपमेंट होती है। अकाउंटिंग मैनुअल क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल के एडमिशन आपने लेना तो एडमिशन लेने का एक प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस बनाना, इस प्रोसेस को रिव्यू करना, ये किस तरह से काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस फ्लोज क्या होते हैं, ये आपके रिस्क एडवाइजरी डिपार्टमेंट में देखा जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल के आपने एडमिशन लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। आप जमील साहब के पास गए, आपने फॉर्म लिया, फॉर्म को आपने पढ़ा, एडमिशन आपने पेपर आपने सेलेक्ट किए, पेपर सेलेक्ट करने के बाद आप दोबारा गए, उन्होंने रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद उन्होंने आपको कहा कि आप इसमें फ़ी की स्लिप लें, फ़ी की स्लिप ली, आपने फ़ी की स्लिप को वाउचर भरा, काउंटर पे गए, कैश जमा कराई, वहाँ से एक रसीट ली, रसीट लेने के बाद आप आगे आए, दोबारा जमील साहब को दी, जमील साहब ने आपको एडमिशन डिपार्टमेंट में भेजा, उन्होंने आगे LMS डिपार्टमेंट को भेजा, LMS डिपार्टमेंट ने आपकी एंट्री की, उसके बाद एक इंफॉर्मेशन आपकी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास चली गई, एक एडमिशन के पास चली गई, एक सिक्योरिटी के पास चली गई। सिक्योरिटी वालों को कहा जी कि ये बच्चा हमारे पास इनरोल हो गया है, ये इसकी डिटेल्स हैं, अपने पास इसका नाम नोट कर लें, ये बच्चे के पास कार्ड होना चाहिए, कार्ड होगा तो कैंपस में एंटर होगा। फिर जब आप क्लास के बाहर आए तो यहाँ पे एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा जी ठीक है अब अपना नाम दिखाएं, कार्ड दिखाएं, आपने कार्ड दिखाया, उसने अपनी लिस्ट में से मैच किया, लिस्ट में से मैच किया तो आप उसके बाद क्लास के अंदर आके बैठे। ये पूरा क्या था, एक कंट्रोल मैकेनिज्म था। अगर ये कंट्रोल मैकेनिज्म मौजूद ना होता तो यहाँ पे क्लास में कोई बच्चा भी आके बैठ जाए, कोई बच्चा फीस दे बगैर बैठ जाए, कोई एक बच्चा फीस एक दे, 4 बच्चे उसकी जगह पे एडिशन ला के बैठ जाए, तो ये सारे क्या हैं, ये रिस्क हैं। इन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मैंने क्या लिखा ऊपर, रिस्क एडवाइजरी, रिस्क को मिटिगेट करने की एडवाइजरी। तो उसमें क्या मैनुअल की डेवलपमेंट्स आ गई, अकाउंटिंग मैनुअल, SOPs। समझ आ गई बात की या नहीं है? ये हमारे स्कोप में नहीं है, ये जो अभी मैं लिख रहा हूं ये हमारे स्कोप में नहीं है, ये अभी हम ऑडिट में नहीं पढ़ेंगे, ये ऑडिट में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ऑडिट फंक्शन की जब बात करें तो फिर आप कन्फाइंड हो स्पेसिफिक उसी एरिया के ऊपर। आपको जब तक फर्म्स के डिपार्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी आप उस वक्त तक काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है जी इंटरनल ऑडिट होता है। इसमें देखें अब हम ऑडिट तो पढ़ रहे हैं लेकिन इंटरनल ऑडिट किस में आए जी, रिस्क एडवाइजरी में। ये हमारे सिलेबस में 1 से 2% का पोर्शन है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के परस्पेक्टिव से हम करते नहीं है। इंटरनल ऑडिट जो होता है सेपरेट फंक्शन होता है, ये एक्सटर्नल ऑडिट से क्या होता है, सेपरेट वर्कआउट कर रहा होता है। बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे टाइम कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए। फिर एक आता है जी फाइनेंशियल एडवाइजरी। फाइनेंशियल एडवाइजरी में आप देखें फॉर एग्जांपल सम टाइम बुक कीपिंग होती है, आप क्लाइंट्स की बुक कीपिंग कर रहे हैं, बुक कीपिंग के बाद आप IFRS की इंप्लीमेंटेशंस करते हैं, आप मर्जर एक्विजिशन का काम करते हैं, आप इनकम एस्टिमेशंस करते हैं, गुड। तो ये काम क्या होते हैं, ये फाइनेंशियल एडवाइजरी फंक्शन कर रहा होता है, ये भी हमारे स्कोप में नहीं है। फिर आपका आता है जी ERP डिपार्टमेंट, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये जो सॉफ्टवेयर लगते हैं कंपनीज के, ये इनके बारे में काम करता है। इसका अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे अपने सिलेबस में, जब हम IT ऑडिट के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो हम ERP डिपार्टमेंट के फंक्शन की भी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ये काम किस तरह से करता है और हम ऑडिट में किस तरह से इसको यूज करते हैं।
फिर आगे आता है एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है, इसके अलावा भी डिपार्टमेंट्स हैं लेकिन अभी हम उसको रिस्ट्रिक्ट रखते हैं, ऑडिट एंड। बेटा वो मैं ये फंक्शन के पॉइंट से बात कर रहे हैं कि जो प्रैक्टिसिंग फर्म होती हैं उसमें डिपार्टमेंट जो काम करते हैं ये फंक्शन के हिसाब से हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं लिखा, वो एचआर जो है वो फंक्शन को मैनेज करने के लिए, फर्म को मैनेज करने के लिए। अभी हम किसकी बात करें? फंक्शन की। ऑडिट एंड एश्योरेंस। यहां पे अब आपने बड़ा दिलचस्पी के साथ एक्टिव लिसनर होके सुनना है चीजों को। यहां पे दो तरह की पहले मेन आप इसमें डिवाइड करें, एक है नॉन एश्योरेंस, और एक है आपकी वर्ड से क्या मीनिंग निकलता है कि हम श्योरिटी नहीं दे रहे। वी आर परफॉर्मिंग सर्टेन सर्विसेज बट वी आर नॉट गिविंग द श्योरिटी, यानी हम आपको काम तो कुछ करके दे रहे हैं लेकिन हम उसकी गारंटी नहीं ले रहे। What we are doing? We are just doing which the client has prescribed to us. For example, क्लाइंट ने कहा कि ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, ये क्या है? ट्रायल बैलेंस है। इस ट्रायल बैलेंस की बेसिस के ऊपर मुझे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दें। इस ट्रायल बैलेंस की बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप मुझे बना दें। तो ये जो कंपाइलेशन है, ये क्या है? कंपाइलेशन। अब मैंने मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, उसकी बेस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दिए। तो क्या मैंने इसके अंदर कोई ओपिनियन दी है? मैंने तो कोई ओपिनियन नहीं दी। तो जब ओपिनियन ही नहीं दी मैंने, जब मैंने इसके अंदर अपना कोई व्यू पॉइंट ही नहीं दिया, तो क्या ये एश्योरेंस हो सकती है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉन एश्योरेंस में पहली आपकी आती है कंपाइलेशन एंगेजमेंट। क्लास है इसके बाद इसमें नहीं है, हम 5-7 मिनट पर ले सकते हैं। नॉन एश्योरेंस में पहली क्या है जी? कंपाइलेशन एंगेजमेंट। बताओ भाई कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या होती है? अभी बताया। हाँ भैया आप बताएं, व्हाट इज कंपाइलेशन एंगेजमेंट? हम वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे देते हैं। वर्ड भाई मेरे, मुझे एक चीज बताएं, आप सिर्फ इतना देखें वर्ड क्या है? कंपाइलेशन, कंपाइल करना, इकट्ठा करना। यार आपको नहीं भी पता इतना तो कह ही सकते हो ना, किसी इंफॉर्मेशन को जमा करके बताना। एक्टिव लिसनर नहीं होके बैठे हुए आप दोनों। अभी मैं पॉइंट आउट और भी बच्चे करता हूं, ऐसे पेपर नहीं पास होना, मैं लिख के दे देता हूं ये बात। क्लास में एक्टिव लिसनर होके बैठना है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रही कि मैंने क्या भी बताया, तो फिर क्या फायदा क्लास में आने का? फिर ना है बेशक। क्या ख्याल है? स्पीड तेज है? स्पीड तेज है मतलब यानी कि बोलने की स्पीड तेज है? अच्छा, मतलब इसको आपको 1.5 पे लग रही है ये अभी? जो बच्चे कहते हैं 1.5 पे है वो हाथ खड़ा करे। कोई बात नहीं यार, ये गुड पॉइंट। 2 पे है? 2.5 पे है? 1.5 1.25 पे? बोलने कुछ नहीं कहता। अच्छा उनके मुकाबले 2। अच्छा स्लो कर लें इसको, चलिए स्लो कर लेते हैं। दोबारा आते हैं जी, ऑडिट एंड एश्योरेंस डिपार्टमेंट। इसमें नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। वर्ड क्या है? नॉन एश्योरेंस, यानी कि हम क्लाइंट को श्योरिटी या गारंटी नहीं दे रहे। हम क्या करते हैं? हम मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक जो हम अपने प्रोसीजर डिजाइन करते हैं और फिर हम क्लाइंट को एक जो काम होता है वो करके देते हैं। यहां तक बात समझ आई? 0.75 हो गया। बोरिंग? देखो एनर्जी के साथ जब पढ़ाता है तो समटाइम ये लगता है कि आप तेज बोल रहे हैं। आप जब इसको उस पे यूट्यूब पे जब लेक्चर अपलोड होगा वहां जाके सुनेंगे तो शायद आपको स्पीड ज्यादा नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि ये स्पीड स्लो है, फिर आपको 1.5 करनी पड़ती है। इसके लिए ये प्रॉब्लम होती है। मेरा बोलने का स्टाइल वाकई थोड़ा एनर्जी के साथ होता है। उस एनर्जी से क्या लगता है कि मैं तेज बोलूं। ठीक है, ये मुझे आगे फीडबैक मिलता है, ये कोई नया फीडबैक नहीं है मेरे लिए, ये फीडबैक है। अच्छी बात है, आप मुझे फीडबैक दे दें तो मैं अकॉर्डिंगली उसको 0.75 पे ले जाऊंगा। ठीक है जी। एनीवे जी, हमने इसमें कहा कंपाइलेशन एंगेजमेंट। वर्ड क्या है? कंपाइल करना। कंपाइल करने से मुराद क्या होता है कि मैनेजमेंट ने
एक ट्रायल बैलेंस आपको दिया और कहा कि इसकी बेस के ऊपर आप हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे दें। हमने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए और उसके ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट दे दी विदाउट ओपिनियन। वो रिपोर्ट किस चीज की थी? कंपाइलेशन की। तो क्या होगी जी आपकी कंपाइलेशन एंगेजमेंट। समझ आ गई यहां तक बात? दूसरे नंबर पे इसमें आते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। क्या आते हैं जी? जी नॉन इंश्योरेंस में सर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद बनाते हैं, लेकिन हम तो ऑडिट में सिर्फ वेरीफाई करते हैं। इसलिए नॉन इंश्योरेंस में की है। नॉन इंश्योरेंस में बनाते हैं, नॉन इंश्योरेंस में बना सकते हैं, अश्योर नहीं कर रहे ना, श्योरिटी नहीं दे रहे। ये इस पॉइंट पे आएंगे हम आगे जाके। वर्क विदाउट गारंटी भाई कर दिया, आपने कहा था, हमने जो कहा था वो कर दिया। एग्रीड का मतलब क्या होता है जी? मुत्तफिका। एग्रीड का मतलब क्या होता है? जो जिसपे कंसेंसस हो जाए, जो बात रजामंदगी हमें आ जाए। अपॉन, एग्रीड अपॉन, प्रोसीजर तो काम के मुत्तफिका जो क्लाइंट ने कहा वो काम कर दें। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने कहा कि मेरे इस रूम में 100 डेस्क पड़े हैं, आप काउंट करके बता दें कि 100 हैं या नहीं, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज हैं, आपकी बात की वैल्यू ज्यादा है, मेरी बात की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है। आप मुझे ये बता दें मेरे इस रूम के अंदर 100 डेस्क पड़े हैं। मैं आया, मैंने आके रिव्यू किया, मैंने काउंट किया, काउंट करने के बाद मैंने ये कंक्लूड किया कि वाकई ही 100 डेस्क हैं। क्या मैंने यहां पे अपने पास से कुछ एडिशनल फैक्टर कंसीडर किए हैं? क्या मैंने ये कंसीडर किया है कि ये डेस्क जो है खराब हो चुके हैं? क्या मैंने ये कंसीडर किया है कि ये डेस्क जो है वो 4 डिफरेंट क्वालिटी के हैं, 4 डिफरेंट क्वालिटी के हैं, 4 डिफरेंट क्वालिटी के हैं? क्या मैंने अपने पास से कोई एडिशनल इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है कि ये कब बाय हुए थे, अभी बाय हुए हैं, पहले बाय हुए हैं? मैंने क्या किया है? जो क्लाइंट ने काम कहा मैंने वो काम बस कर दिया। दिस इज कॉल्ड द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। दिस इज कॉल्ड द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। यहां पे ऑडिटर या कंसल्टेंट या प्रैक्टिशनर आप कह रहे हैं, यहां पे जो प्रैक्टिशनर है, जो बंदा है जो काम कर रहा है, क्या उसने अपने पास से कुछ चीज अज्यूम की है? नहीं। क्या उसने कोई चीज अपने पास से ऐड की है? नहीं। उसको जो इंस्ट्रक्शंस मिली उस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उसने काम कर दिया। दिस इज कॉल्ड द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स क्या होते हैं आपके? नॉन इंश्योरेंस होते हैं। जी मिसाल बताएं, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स क्या होते हैं? बल्कि नहीं सॉरी, आप कंपारिजन बता दें। हमने उसके फाइनेंशियल बना के दे दिए, गुड। हाँ भैया अब आपने बताना है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स क्या होते हैं। जी आप बताएं। क्या हम अपने पास से कोई चीज अज्यूम करते हैं? नहीं करते। जो क्लाइंट इंस्ट्रक्शंस हो एज इट इज फॉलो करते हैं या अपने पास से कोई चीज ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है? दिस इज एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। अगर आपको पेपर में सवाल आ जाए कि व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ द नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट, तो आप क्या लिखेंगे वहां पे? कंपाइलेशन एंगेजमेंट एंड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। अब अगर ये चीज भूली आपको, तो मैंने आपको बार बार ये रियलाइज कराना है कि मैंने 0.75 की स्पीड पे ये बताया था, ठीक है? तो अब आपने कोड वर्ड रख लेना है 0.75 की स्पीड। यहां पे 0.5 की स्पीड पे आके फिर बात करें। जी कौन सी? जी जी नहीं नहीं इधर नहीं आएगा, वो भी इधर आके डिस्कस करते हैं। वहां पे रिव्यू की बात की नहीं ना मैंने। देखें आपने अपने पास से कुछ चीज अज्यूम की है, आपने क्या किया है? जो काम ने मैनेजमेंट ने कहा वो काम आपने कर दिया। तो जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो फिर एश्योरेंस हो ही नहीं, वो तो एश्योरेंस में आएगा। अच्छा फिर आगे एश्योरेंस एंगेजमेंट है 0.25 की स्पीड, 1 की स्पीड पे चलें, चलो ठीक है जी। 2 इसमें मेजर कैटेगरीज बनती हैं। एक बनती हैं अदर देन हिस्टोरिकल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और सेकंड कैटेगरी बनती है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वर्ड्स क्या हैं? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरी क्या है जी? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि यहां पे अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हैं और अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हैं। क्या बात की है मैंने? ठीक है, यानी कि मैं एग्जांपल, अच्छा यहां से वैसे स्टार्ट करते हैं, ये फिर खुद समझ आ जाएगा। हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है? पास्ट। हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो क्या होती है? सारी हिस्टोरिकल होती है। क्यों? जब आपने एक जेई वाला कहते क्या, जेवी, जब हमने जर्नल एंट्री पास कर दी तो वो इवेंट क्या हो गया? हिस्टोरिकल हो गया। जाहिर बात है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कब होती है? जब वो अकर हो जाती है, तो जब अकर होगी तो क्या बन गई? हिस्टोरिकल। अब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि जब जेई से काम शुरू हुआ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए, दीज आर कॉल्ड द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरे नंबर पे क्या है? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी इसमें फिर दो चीजें आ सकती हैं। इसमें फिर एक पहली बात है, इसमें प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं। देखें प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? फ्यूचर की। फॉर एग्जांपल आज आप बैंक से लोन लेने जाएं तो बैंक कहेगा कि अपनी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस लेके आए, अपने फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आए कि आपके जो फ्यूचर के रिजल्ट्स होंगे वो किस तरह से नजर आएंगे। तो वो क्या कहलाती हैं? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। अब जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्या ये हिस्टोरिकल है? ये क्या है? फ्यूचर की। अब देखें, अगर पेपर में मतलब नॉर्मली हम जो बात करें तो हम जो ऑडिट करते हैं वो कौन सा ऑडिट होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ये क्या है? फ्यूचर का। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये पूरा एरिया हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि स्कोप क्लियर रखना है कि हमने सिर्फ यहां पर फोकस करना है। इतनी चीजें बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे फोकस में क्या चीजें आएंगी, अभी हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो इसमें फिर और क्या दूसरी बात एक और डिटरमिनेंट होती है। यहां से मैंने क्या कहा? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकती हैं और अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकती हैं। ये अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुराद क्या हो सकते हैं? ये आप बताएं। यहां से मैं ये देखूंगा क्रिटिकल थिंकिंग आप कितना सोचते हैं। मैंने कहा है अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हिस्टोरिकल नहीं है, वो कुछ और है। तो उसमें पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकती हैं और अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकती है। कुछ चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ही नहीं, उसके ऊपर अश्योरेंस क्या होगी? सोचें। कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आपको अगर फॉर एग्जांपल लेबर लॉस की कंप्लायंस को चेक कराना है कि आप लेबर लॉस को कंप्लाइड विद हैं, इसके ऊपर अश्योरेंस एंगेजमेंट लेके हैं, तो वो क्या आप कवर होगी? अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कवर होगी। अगर आपको पेपर में सवाल आ जाए या अगर आप फॉर एग्जांपल आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं और एफबीआर आपको कहता है कि आप अपनी जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है इसकी कंप्लायंस के ऊपर अश्योरेंस लेके हैं कि आप पूरे के पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को फॉलो करें, तो क्या जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की फॉलो करना है या उसको चेक करना है उसके ऊपर अश्योरेंस देनी है, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अश्योरेंस है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ है? लीगल कंप्लायंसेस के ऊपर जो हम काम करते हैं, लीगल कंप्लायंसेस के ऊपर जो हम अश्योरेंस देते हैं, वो क्या होती है? अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है। तो ये आपका फाइनल का सिलेबस है, ये आपका फाइनल का सिलेबस है। इसमें और बड़ी एग्जांपल्स होती हैं, लेकिन मैं अभी ज्यादा एग्जांपल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि जब हमने पढ़ना नहीं है तो सिर्फ समझने के लिए ही जरूरी है। तो हमारे स्कोप में क्या है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। अब ये मैंने ये बात बताने का ऑब्जेक्टिव मैं बताता हूं ये क्यों बताया मैंने। हमारे सीनियर पार्टनर हैं इकबाल खान साहब,
वो जब बच्चे का इंटरव्यू करते हैं तो वो सवाल करते हैं कि क्या जो ऑडिट होता है सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही होता है? तो जो 99% क्या 100% बच्चा जो पढ़ के जाता है वो ये पढ़ के जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही ऑडिट होता है। तो जब बच्चे को पता ही नहीं होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा भी ऑडिट हो सकते हैं तो बच्चा तो कहेगा कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा तो नहीं होता। तो फिर जो प्रैक्टिकली जब इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू ले रहा होता है तो फिर आपकी कैपेबिलिटीज को असेस कर रहा होता है, और अगर आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं पता, आपको ये पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा भी ऑडिट होते हैं, तो आप वहां पे कुछ परफॉर्म तो नहीं कर सकेंगे ना फिर। तो इसलिए यहां बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आप इंटरव्यू में कोई सवाल करे आपसे कि जो अश्योरेंस होती है क्या सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, अश्योरेंस अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकती है, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकती है, जिसमें फ्यूचर की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, जिसमें आपकी लीगल कंप्लायंसेस भी हो सकती हैं, जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की कंप्लायंसेस के ऊपर भी अश्योरेंस हो सकती है। तो अश्योरेंस किसी चीज के ऊपर भी हो सकती है। अच्छा, आप देखें फिर आपके ज़हन में एक सवाल आना चाहिए, फिर जो नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट है और जो ये है, इसमें फर्क क्या है? इसमें हम ओपिनियन दे रहे हैं, इसमें हम ओपिनियन नहीं देते। इसमें जो प्रोसीजर मैनेजमेंट कह देती है हम वही करते हैं। अश्योरेंस में हम जो मैनेजमेंट कहती है वो करते ही नहीं है, जो मैनेजमेंट कहे वो करते ही नहीं है, बल्कि हम अपनी तरफ से प्रोसीजर लगाते हैं। सरप्राइज कैश काउंट कर लेना, बताए बगैर कोई काम कर देना, ये वो काम होते हैं जो ऑडिटर खुद समझता है कि मुझे करने चाहिए। अश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर प्रोसीजर कौन डिजाइन करता है? यहां पे ऑडिटर प्रोसीजर डिजाइन करता है। यहां पे कौन डिजाइन करता है? मैनेजमेंट। एग्री किससे करता है? ऑडिटर के साथ। प्रोसीजर किसके हैं? एग्री किसने किए? और फिर उसके ऊपर परफॉर्मेंस किसने की? और उसके ऊपर क्या दी? रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर क्या नहीं होता? नहीं होता। अश्योरेंस एंगेजमेंट में प्रोसीजर कौन डिजाइन करता है? परफॉर्मेंस कौन करता है? रिपोर्ट कौन बनाता है? ओपिनियन कौन देता है? तो यहां पे जो कुछ है ऑडिटर है। तो ऑडिटर ने अपने पास से अपने तरीके से प्रोसीजर लगाने। अब वो प्रोसीजर क्या होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हुई तो यहां पे फिर हमने फर्दर दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करना है। एक आपकी लिमिटेड अश्योरेंस है और एक आपकी रीजनेबल अश्योरेंस है। वर्ड से क्या मुराद है? लिमिटेड का मतलब क्या होता है? और रीजनेबल से मुराद क्या है? एब्सोल्यूट से मुराद क्या है? फुल। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? फुल। इसका मतलब क्या है? एक एब्सोल्यूट भी होती है, एक एब्सोल्यूट भी होती है, लेकिन हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? वेरी गुड। ये कौन बोला है? चौधरी। पढ़ा हुआ है पहले ऑडिट। देखें, जब ऑडिट अपना कोई काम करता है तो क्या 100% काम कर सकता है? तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आपने गंदम खरीदनी है। क्या खरीदनी है? गंदम। गंदम की 100 बोरियां आ गई हैं। आप हर बोरी को खोल के चेक करेंगे उसमें कौन सी गंदम है। आप क्या करेंगे? आप कोई एक देख लेंगे, कोई 2-3 बोरियां देख लेंगे सैंपल बेसिस के ऊपर। क्यों नहीं देख सकते? अगर एक एक बोरी खुलवा के आप खोलना शुरू कर देंगे तो वो आपका टाइम ही नहीं फॉलो होगा और जो डिसीजन है वो आपको वहीं पे पड़ा रहेगा। तो अक्सर आपने जब गल्ला मंडी के करीब कोई गुजर रहे हो तो वहाँ पे जो अनलोडिंग कर रहे होते हैं मजदूर, तो जो बोरी उठाई होती है उसके साथ ही वो एक बंदा खड़ा होता है, वो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगाता है तो उसके हाथ के ऊपर चावल या गंदम आ जाती है, रिव्यू करता है और साथ एक डब्बा होता है उसमें डाल देता है, कहता है पास है, जाने दो। फिर 10-15 बोरियों के बाद एकदम फिर आएगा, फिर आके चेक कर लेगा और कहेगा ठीक है पास है, जाने दो। तो वो 100% हर बोरी को चेक नहीं किया, उसने क्या किया? अपने रीजनेबल सैंपल को चेक किया। अक्सर औकात आप जाएं किसी जगह से कोई चीज़ खरीदने जाएं तो आप फॉर एग्जांपल आपने फल लेना है तो आप हर फल को पकड़ के नहीं देखेंगे, आप देखेंगे 2-3 फल अच्छे हैं, सही है, समझ आती है, आप कहेंगे ये यहाँ से ले लो। अब आपकी किस्मत है कि फल ऊपर से ठीक हो अंदर से खराब हो, लेकिन आपने हर फल को काटा नहीं है। तरबूज एक ऐसा फल है
जिसके अंदर आप 100% इंश्योरेंस लेते हैं। क्यों? आप कहते हैं भाई काटो इसको, कटिंग करा के आप फिर बाय करते हैं, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है, वो कट लगता है छोटे से एरिया में, हो सकता है पिछली साइड से क्या हो तरबूज खराब हो। तो आपको या तो फिर यह कि यार इसको पूरा ना 2 हिस्सों में काटो और फिर मुझे दिखाओ। फिर एक काम करते हैं हम उसे ये कहें नहीं यार तुम एक काम करो इसके पीसीज भी बना के मुझे दे दो, फिर मेरी बात आएगी एब्सोल्यूट की, ठीक है जी। अदरवाइज क्या होता है? अदरवाइज आपकी रीजनेबल ही होती है, एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। क्यों? आप 100% काम नहीं करते। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कह दूं एब्सोल्यूट इंश्योरेंस से सारे पास हो जाएंगे, अब मुझे पता है किसी बच्चे ने पढ़ना है किसी ने नहीं पढ़ना, तो मैं क्या कह सकता हूं सारे पास हो जाएंगे? नहीं, हो सकता हो जाए लेकिन किस्मत है, और हो सकता ना हो, क्योंकि बच्चे मेहनत नहीं करेंगे तो पास नहीं होंगे, ठीक है। सैंपल मुझे कहे कि 4 बच्चे बताओ कौन पास हो जाएंगे, 4 बच्चे नॉमिनेट कर दूंगा, वो 4 में से हो सकता है 2 पास करें 2 ना करें। सैंपल है ना, सैंपल के ऊपर जो अच्छा ये चीज आप स्टैटिस्टिक्स में याद करें, पीआरसी के अंदर क्वांटिटेटिव मेथड को याद करें, वहां पे प्रोबेबिलिटी थ्योरी आपने पढ़ी होगी, वहां पे सैंपल सिलेक्शन को आपने देखा होगा। तो सैंपल इज ऑलवेज लेसर देन द टोटल पॉपुलेशन, जो सैंपल होता है वो पॉपुलेशन से कम होता है, तो आप सैंपल पे काम करते हैं, ठीक है। और काफी सारे फैक्टर्स हम जाके डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे हमारे रेलेवेंट नहीं है। एनीवे हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? उसका वन ऑफ फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी फैक्टर्स इंशाल्लाह हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। 2 तरह की एश्योरेंस होती है, एक होती है लिमिटेड एश्योरेंस और दूसरी होती है रीजनेबल एश्योरेंस। आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। कल हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि हमारी जो सर्विसेज हैं ऑडिट एंड एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर, अभी सब इतना इसको रैप अप कर ले। हमने ऑडिट एंड एश्योरेंस डिपार्टमेंट को देखा, एश्योरेंस डिपार्टमेंट में एक एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है और एक नॉन एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है। नॉन एश्योरेंस में हमने 2 तरह की सर्विसेज देखी, कंपाइलेशन और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। और एश्योरेंस के अंदर हमने क्या देखा? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स हैं ये हमारे सिलेबस का पार्ट हैं। इसमें भी जो आपका 95% है वो यहां पे पार होता है और 5% आपका यहां पार होता है। तो अगर आप देखें आपका जो सिलेबस का कवरिंग है वो 95% यहां पे कवर हो जाएगी, बाकी चीजें नॉर्मल है। तो हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, अपने ऑडिट डिपार्टमेंट को फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज की डिस्कशन में किसी का कोई सवाल तो बात कर सकता है। देखें मैं एक चीज सवाल से पहले एक चीज आपको बात कर दूं, आई एम ओपन टू फीडबैक्स नेगेटिव, पॉजिटिव को फीडबैक देने का फायदा नहीं है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होता है। आई एम ओपन फॉर द नेगेटिव फीडबैक्स। अगर आपको लगता है कोई नेगेटिविटी, मतलब यानी कि बच्चों ने अभी अच्छा पॉइंट रेज किया कि मैं एनर्जी लेवल में ज्यादा तेज बोल जाता हूं, तो आप मुझे बता दें। इस तरह के और पॉइंट्स भी होंगे, आप बेशक उसको वैल्यूएट करें। आप मुझे इन पर्सन बताना चाहें इन पर्सन बता सकते हैं, आप क्लास में मुझे बताना चाहें क्लास में भी ओपन हूं, आप ओपन उसके ऊपर डिस्कशन भी कर सकते हैं। मैं ओपन हूं इसके ऊपर, मैं कभी इस चीज को टारगेट नहीं करता, ना मैं इसको अपना पॉइंट बनाता हूं, बल्कि मैं अपनी इस्लाह करने की कोशिश करता हूं, ठीक है जी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे आपने उसको पॉइंट आउट करना है, क्योंकि अगर आप क्लास में एक्टिवली नहीं बैठेंगे, आपको चीज समझ नहीं आएगी, तो आई गारंटी यू आप पास नहीं होंगे, और अगर चीज समझ आ गई तो आई इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आज की क्लास में कोई चीज नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है समझ? आपसे ही बात कर रहा हूं मैं, समझ आ गया है? कितने एक्टिव बैठे तुम? देखो मैं 3 दफा तुम्हें इशारा किया, मैंने आपको किया है। एनीवे जी, क्लियर है जी? ले जी, आज की डिस्कशन को, हाँ जी कोई सवाल करना चाह रहे हैं आप? आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में विद डिस्कशन ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एश्योरेंस एंगेजमेंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।